online lecture Your System of Medicine. Hemoglobin increase ES treatment by intracellular bioelectrical energy. Part 7. Welcome. Which juice is good for increasing hemoglobin? Means beetroots. Beetroots is one of the best ways to increase hemoglobin levels. It is not only high in iron content but also folic acid along with potassium and fiber. Drink beetroot juice every day to ensure a healthy blood count. मीन्स अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम हो, पीएच की मेडिसिन के साथ साथ जो है बीटरूट्स अगर चलाया जाए या फिर पेशेंट ले, तो बीटरूट्स के अंदर जो है इंक्रीज तो हीमोग्लोबिन होगा, लेकिन इसके अंदर अकेला आयरन ही कंटेंट्स नहीं है, बल्कि इसके अंदर फॉलिक एसिड और पोटेशियम एंड फाइबर्स भी होती हैं. कभी अगर इसको रॉ खाया जाए तो टेस्ट तो बहुत ही ख़राब सा होता है, लेकिन ये फाइबर्स इसके अंदर एहसास किए जाएंगे. बहुत ज़्यादा इसको बाइट करना पड़ता है, च्यूइंग करना पड़ता है, और उसके बाद ही जाकर ये स्वेल हो पाता है. और जैसे कि अगर हम जूस भी पीते हैं तो इसके अंदर लगता है कि ये फॉलिक एसिड एहसास होता है, जैसे टैबलेट रखा जाता है, ज़बान टंग का टेस्ट चेंज होता है. उसी हिसाब से इसे भी जब हम पीना शुरू करते हैं तो टंग्स पे अजीब सी फीलिंग होती है और टेस्ट फॉलिक एसिड का मिलता है. तो ये बेहतर सोर्स है हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ करने का, और आयरन बॉडी के अंदर सफिशिएंट है तो हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ करेगा, वरना फिर आयरन की डिफिशिएंसी में हीमोग्लोबिन डिक्रीज होगा. और पोटेशियम जो है हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिट्रॉन्स को मेंटेन रखते हैं. तो यहाँ पर जब हीमोग्लोबिन कम हो रहा हमारी बॉडी में तो एक कन्वर्जेंस भी महसूस होगा और फिर लाइक अनईजी फील करेंगे और टायर्ड फील करेंगे, एक्सेशन होगा, मसल्स क्रैम्प होगी और कन्वर्जन भी होगा, गिडनेस भी फील होगी. तो आगे के जो लेक्चर्स हैं उसमें तो हमने दिया है और आगे भी फार्मूला आएगा हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ डाइट्स के अंदर बीटरूट्स जूस भी ले सकते हैं और लेना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ आयरन एंड पोटेशियम एंड फॉलिक एसिड्स होगा. आयरन रिच फूड्स सोयाबीन होगा, ओटमील्स हो, रेजिन्स है जिसे गोंद भी कहते हैं, बबल सी गोंद होती है, तमाम सी गोंद आती है जहाँ पे आयुर्वेदिक सामान मिलते हैं, प्लांट्स वगैरह जहाँ से वो आयुर्वेदिक सब्सटेंसेस मिलते हैं, वहाँ से हम परचेज कर सकते हैं. फिर एग्स है, शीप फिश है, सील फिश है, ग्रेन ब्रेड है जिसे ब्राउन ब्रेड भी कह सकते हैं, रेड मीट है जो मटन में आता है, चिकन एंड टर्की इस तरीके की सीखी हुई चिकन्स में भी है, और ग्रीन लीफ मीन्स कोरिएंडर भी है, स्पिनिच भी है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं. आयरन रिच फूड्स, ये चार्ट्स आपको दे दिया जाएगा. इस चार्ट्स के थ्रू आप पेशेंट्स को इंडिकेट कर सकते हैं किन किन चीज़ों को हमें अंडर ट्रीटमेंट्स ख़ास केयर करना है, किन चीज़ों को केयर नहीं करना, मतलब यूज़ नहीं करना है. बीफ, लैम्स, फिश एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स. बीफ, लैम्स में यहाँ पर आ जाता है जैसे कि जो शिप्स होते हैं, बकरे जैसे होते हैं, उनके मीट हैं. फिश हैं और पोल्ट्री जैसे कि चिकन्स वगैरह प्रोडक्ट्स हैं. एग्स हैं, टफो मिल्क से बना हुआ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं. ऑयस्टर्स है मीन्स
एस्टर्स में जैसे कि सी प्रोडक्ट्स हैं, वाटरमेलन्स हैं और आलमंड्स हैं। वाटरमेलन्स भी बहुत तेज़ी के साथ हीमोग्लोबिन इंक्रीज करता है। आलमंड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं और डेट्स है। खजूर के अंदर हमने बताया था कि मल्टीपल विटामिन आयरन्स पाए जाते हैं और जहन से निकल गया था, जिसका हम पूरा चार्ट स्कैन करके हम इसमें अटैच कर देंगे। यहाँ पर डेट्स के अंदर है कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, जिंक है, कॉपर है, सल्फर है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और रेजिन्स है मीन्स गोंद है, पोमेग्रेनेट है और एस्परगेरस है और फिर एप्पल है, एप्रिकॉट्स है, एनी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच मीन्स किसी भी टाइप के ग्रीन वेजिटेबल्स एंड स्पिनच। इसके अंदर यहाँ पर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। यहाँ पर देख सकते हैं हीमोग्लोबिन के लिए हमने जो मेडिसिन को यूज़ किया है और चाहे तो 1 मिनट जैसे से हम बोल्ड कर देते हैं। ये आप स्क्रीन शॉट चाहे तो ले सकते हैं। S1 है प्लस C4 है प्लस F1 है, A1 A3 सॉरी A3 ऑब्लिक होगा, या तो A3 होगा या तो A1 होगा, इसमें से एक ही होगा। A1 और A3 ये हम हीमोग्लोबिन इंक्रीज करने के लिए हम लेते हैं। S1 का होल बॉडी न्यूट्रिशंस और रिसेप्टर्स पर एक्शन है और जैसे कि यहाँ पर C4 का बोन मैरो पे, F1 का लीवर और नर्वस सिस्टम पर है, F1 का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे है और ब्लड सेल्स पे है। A3 का भी सेम है और WE का होल बॉडी बायोलिटिकल एनर्जी पे है और B का भी इसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज है, WE जो कि न्यूट्रल चार्ज में आता है। ठीक है। हाउ टू इंक्रीज योर हीमोग्लोबिन लेवल्स? टेक दिस टाइप्स ऑफ फूड्स। आयरन एग्स में है, ग्रीन लीव्स में है। फॉलिक एसिड्स बीट्स एंड आलमंड्स में है। विटामिन B9 में है। अदर बी विटामिन एवोकाडो में है और ग्रीन वेजिटेबल्स में है। फिर विटामिन C गुआवा है और ऑरेंजेस में विटामिन C। फिर यहाँ पे देख सकते हैं फूड्स रिच इन फोलेट, लीफ ग्रीन्स है, एस्परगस है, बारकोली है, ऑरेंज है, एवोकाडो है, सीड नट्स हैं, ब्रुसलेस स्प्राउट्स है जैसे में कैबिज है और बीन्स है, पीस लेंटिल्स है। फिर ओक्रा मीन्स लेडीज फिंगर, कॉलीफ्लावर, बीड्स हैं और बेल पेपर्स हैं मीन्स शिमला मिर्च। यहाँ पे इसी तरीके से देख सकते हैं एप्रोकेशन ड्राइड है, फिर बैकेट बिकॉज फेरिकट्स है, फिर फ्लैक्सी सीड है, फिर ब्रेकर्स और ब्राउन ब्रेड्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, ये आप चार्ट मिल जाएगा आपको। ये जो रेड कलर लीफ दिख रही है ग्रीन, ये बीट रूट्स जो हैं इसकी लीफ है। इसकी लीफ से भी तेज़ी के साथ इंक्रीज किया जा सकता है हीमोग्लोबिन को। टोफू ये पनीर से बना हुआ है। यहाँ पे किशमिश भी है, तमाम सी चीज़ें भी हैं। 10 फूड्स डैट इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल्स। पहला लीवर,
ऑस्ट्रेसिस, लिवर जो मटन खाते हैं उनके लिए है, और मटन में लिवर आता है, लिवर ये बना के खा सकते हैं। ऑस्ट्रेस भी ले सकते हैं, चिकन पीस ले सकते हैं, फोर्टिफाइड है, सीरियल्स है, पॉपकिन सीड्स है, सोयाबीन्स है, बीन्स है, लेंटिल्स है, स्पीच है, और सीसम सीड है, जिसे और पिल भी कहते हैं, वाइट पिल्स। यहाँ पे एवरेज पूरा फिगर दिया है, ये लीवर है, ये पोमेग्रेनेट निशाना, और एक मिनट, ये शायद कुछ ये थोड़ा सा घट जा रहा है। यहाँ पे सिम्टम्स ऑफ एन इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट इन द ब्लड, फ्रिक्वेंटली हेडेक्स। सिम्टम्स जो है, सिम्टम्स ऑफ एन इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स, जब सिम्टम ऐसे बढ़ते हैं रेड ब्लड सेल्स, जिसे एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, इन द ब्लड्स, तो क्या है, फ्रिक्वेंट हेडेक्स, सर में दर्द महसूस होगा, हेडेक होगा, नोज ब्लीड, एपिस्टैटिक्स, और डिजीनेसेस, कान में झुंझुनाहट, सीटी सी बजने, भनभनाहट सी, जैसे कि कोई होमिंग्स हो, वॉमिटिंग्स, और द अपीयरेंस ऑफ ब्लश एंड द फेस और रेडिश या ब्लूइश कलर में होगा, हाई ब्लड हाई बॉडी टेम्परेचर राइज करेगा, और रेडनेस ऑफ द स्किन ऑन द बॉडी, रेडनेस होगी स्किन पर, बॉडी के स्किन पे जो भी चमड़ी बाहर दिखेगी, और फिर डायरिया भी डेवलप होगा। तो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स है और ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, अगर ट्रीट हो गया, अगर ट्रीट नहीं हो रहा है तो हम सीधे CBC करवाएंगे। CBC के अंदर सिम्टम्स एंड इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स आएगा। जब रेड ब्लड सेल्स आएगा तो हमें अपनी जो मेडिसिन ऊपर जो फार्मूला दिया गया है उससे न्यूट्रल बेस पे देंगे, जैसे कि D5 में दिया जा रहा है। अगर D5 से कॉम्प्लिकेशंस कुछ चेंज नहीं होती है तो हम डाइल्यूशन थर्ड यूज करेंगे, क्योंकि इंक्रीज हो रही कोई चीज़, किसी भी पॉजिटिव चीज़ को, प्रोडक्शन जिस चीज़ का बढ़ रहा है उसे अगर हमें कम करना है बॉडी के अंदर, तो उसके अल्टरनेट जाएंगे, नेगेटिव में जाएंगे। अगर कोई चीज़ बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रही है, उसे प्रोड्यूस कराने के लिए हाइपो कंडीशन है, उसे प्रोड्यूस कराने के लिए ये नेगेटिव एक्शंस है, उसे प्रोड्यूस कराने के लिए हम पॉजिटिव एक्शन की मेडिसिन देंगे, पॉजिटिव मेडिसिन देंगे, जिसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन कहेंगे। और अगर प्रोडक्शंस बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का हो रहा, ये हाइपर कंडीशन होगी। हाइपर कंडीशन में हम नेगेटिव मेडिसिन का यूज़ करेंगे, मीन्स नेगेटिव डोज का यूज़ करेंगे। क्लियर? एर्थ्रोसाइटोपेनिया ट्रीटमेंट, आयरन प्रिपरेशंस, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और इम्यून स्टिमुलेशन प्लांट्स, बैलेंस डाइट, हेमेटोप्सिस
स्टिमुलेंट्स विटामिन ए प्रोवाइड करेंगे, विटामिन B12। तो यहाँ पे देख रहे हैं आयरन प्रिपरेशंस, यहाँ पे आयरन दी जा रही है, आयरन की डिफिशिएंसी क्रिएट हो रही, फॉलिक एसिड भी दिया जा रहा है। तो इसी तरीके से हमारी मेडिसिन को वैल्यूज़ देंगे। प्रोडक्शंस किसी खास सेल्स का, किसी खास चीज़ का अगर बॉडी के अंदर हो रहा, बॉडी कहीं से एब्नॉर्मल कंट्रोल है, कंट्रोल नहीं हो रही है, जब हम पूरे फार्मूले को एक न्यूट्रल डोज में देंगे तो बॉडी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। और इस तरीके से हम विटामिन B12 और विटामिन ए दे करके, फॉलिक एसिड दे करके एक्सटर्नली मीन्स एक्सटर्नली क्या है, ये सिरप बेस पे हम देंगे तो इससे कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाएगा। और ये देना हमारा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमें अलाउ नहीं किया गया है, और अलाउ लोग कहते हैं कि प्रेफर नहीं कर सकते हम, जैसे कि इन टैबलेट्स और सिरप्स का, लेकिन जैसे कि है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के अंदर है कि इन सब चीज़ों को, रिक्वायरमेंट को पूरा करना WHO की तरफ से इम्पोर्टेंस किया गया है, तो इसे देना ज़रूरी हो जाता है। किसी भी ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर अगर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की कमी आ रही है तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये विटामिन B12, विटामिन ए, फॉलिक एसिड्स, ये न्यूट्रिशंस डिफिशिएंसी के कॉज की वजह से होता है, इसलिए हम यहाँ पर दे सकते हैं। एर्थोसाइट्स, मेम्ब्रेन, हीमोग्लोबिन। एर्थोसाइट्स में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन है, ये आउटर सरफेस में, इनर सरफेस में हीमोग्लोबिन, टू कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, और ये कैरी करते हैं, धूप ले जाते हैं ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के बाहर ले जाते हैं, ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रेड ब्लड, रेड बोन मैरो प्रोड्यूस कर रहा है एर्थ्रोसाइट्स को। लाइफ स्पॉज 120 डेज का पीरियड्स होता है, और डिस्ट्रॉयज स्प्लीन, और इसे 120 डेज के अंदर स्प्लीन डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है जो एक्सेस बना है। तो अब यहाँ पे अगर समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, तो इसके मतलब है कि स्प्लीन जो डिस्ट्रॉयड करता है एर्थ्रोसाइट्स को, वो हमारी बॉडी में स्लो वर्क कर रहा है या वर्क नहीं कर पा रहा है, या ये फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, डिस्ट्रॉयड स्प्लीन को फंक्शन में लाने के लिए, डिस्ट्रॉयड करने के लिए हमें S5F1 C10 RE अलग से देना होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, S5 लेते हैं प्लस F1 प्लस C10 प्लस यहाँ पर A1 आ जाएगा, प्लस ये हुआ फार्मूला हमारा स्प्लीन ट्रीटमेंट का। और अगर ऐसा होता है हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है कंटिन्यू, तो हमें सोनोग्राफी करवानी पड़ती है। सोनोग्राफी में हमें स्प्लीन और लीवर की पोजीशन को जानना ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं लीवर और स्प्लीन की पोजीशन। लीवर और स्प्लीन के जिस तरीके का रोल होता है, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, कोज को दूर करेंगे। पेशेंट
क्योर हो जाएगा। ओके, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब यहाँ से एक सवाल पैदा होता है कि अगर हमारा बोन मैरो ही एरिथ्रोसाइट्स को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, हीमोग्लोबिन को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि यहीं से कंट्रोल होता है, तो हमें C4 को क्या करना होगा। अब यहाँ पे C4 को हम दो कंडीशन के साथ ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पर C4 को हम नेगेटिव डोज में दे दें, C4 प्लस, और ये नेगेटिव डोज है। फिर हमें हमारा क्या होगा, यहाँ पर C4 के बाद नेगेटिव मेडिसिन हम चूज़ करेंगे, या तो यहाँ पर हम W यूज़ करेंगे, या फिर हम यहाँ यूज़ करेंगे G। ये सिर्फ सिंगल यूज़ कर लिया जाएगा। ये उस कंडीशन में है जब हाइपर हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो, हाइपर कंडीशन में। ठीक है, symptoms of an increase in red blood cells, erythrocyte in the blood, फ्रिक्वेंटली हेडेक्स है, डिजनेसेस है, वॉमिटिंग है, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट कर रही है, नोजल ब्लीड है, डायरिया है, रिपीट इसलिए कर रही है, स्लाइड शायद 2 बार कॉपी हो गई है। hemoglobin structures, polypeptide chain globulin, iron, heme, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। हेमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए हमें A1 का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन के लिए इंसर्ट कर लेते हैं। A1 प्लस A3। फर्स्ट प्रेफर हम करेंगे A1। ये हो गया। हेम के अंदर जो मेडिसिन आएगी हेम को प्रोड्यूस करने के लिए, यहाँ पर S1 आ जाएगी। पॉलीपेप्टाइड चेन ग्लोबुलिन, आयरन ये हमारा फूड रिच फूड्स के जरिए मिलेगा बॉडी को।
ये ऐसा कोई चीज़ शो नहीं करता है कि पीएच में आयरन्स इसमें कलेक्शन हो रहा है, इसलिए हमें फूड से ही आयरन्स को लेना है। हमारी बॉडी रिसेप्टर्स की डिफिशियंसी वर्क प्रॉपर ना करने की वजह से एलिमेंट्स की और जो डिफिशियंसी क्रिएट हो जाती है और सप्लीमेंट्स की डिफिशियंसी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से बॉडी में सब चीज़ फूड्स की शक्ल में तो जाते हैं लेकिन बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती, रिसेप्टर्स वर्क नहीं करते हैं। तो हमें सबसे पहले रिसेप्टर्स को क्लियर करना होता है, जिससे फूड से आयरन तो मिल ही जाता है। ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ह्यूमन हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, hemoglobin molecules, red blood cells, hemoglobin molecules, ये पार्ट्स हैं। hemoglobin molecules, the iron is the site of oxygen binding। ये hemoglobin molecules जो है ये आयरन इज द साइट ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग, ये ऑक्सीजन बाइंडिंग करते हैं। आयरन जो है ऑक्सीजन बाइंडिंग का काम करते हैं। फेरिक ऑक्साइड बॉडी के अंदर बनाते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, और इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर फेरिक ऑक्साइड क्रिएट होता है और ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन dissociation cure, red blood cells, oxygen formed from lungs, hemoglobin molecules, फिर ऑक्सीजन बाउंडेड विद hemoglobin molecules, फिर एक स्वरूपा MSS नर्सिंग से ये दिया गया है। ऑक्सीजन रिलेटेड टू टिश्यू सेल्स, ये क्या है? रेड ब्लड सेल्स, ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स से आ रहा है, जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर मिक्स हो रहा है, हीमोग्लोबिन इसे एब्जॉर्ब कर रहा है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। फिर ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन बाउंडेड विद हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन बाउंड होता है हीमोग्लोबिन से, जैसे कि आप देख सकते हैं रेड हीमोग्लोबिन से दिख रहा है। जब ये ऑक्सीजन बाउंडेड होते हैं तो कुछ ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। अब ये ऑक्सीजन रिलीज टू टिश्यूज, ये ऑक्सीजन जाके जब टिश्यूज को रिलीज करते हैं तो यहाँ पर ये फिर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से टिश्यूज को हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन, और जब ये ऑक्सीजन टिश्यूज को मिल जाती है तो फिर ये हीमोग्लोबिन रेड और कुछ येलोइश कलर के अंदर ग्रैन्यूल्स को अपने अंदर रखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर जो ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स आ रही है उसके अंदर P1 का यूज़ किया गया है। P1 का इसलिए अगर आप किसी तरह का कंजेशन है, रिस्पायरेटरी कंजेशन है या लंग्स कंजेशन है तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी क्रिएट हो रही है। ये कंजेशन जब भी होता है या तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कोई गैसेस हो जिसकी वजह से लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो और ऑक्सीजन प्रॉपर लंग्स को ना मिल पा रही हो, ऑक्सीजन कंजेशन हो। ऑक्सीजन कंजेशन की वजह से ऑक्सीजन ले नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ये हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी क्रिएट हो रही है। तो हम P1 देते हैं रिस्पायरेटरी कंजेशन, लंग्स के कंजेशन को दूर करने के लिए। फिर A1 जो देते हैं ऑक्सीजन बाउंड्स टू हीमोग्लोबिन बनाने के लिए,
फिर ऑक्सीजन रिलीज टू टिश्यू सेल्स, जब ऑक्सीजन रिलीज करता है टिश्यू सेल से तो उस जगह पर हम A3 यूज़ करते हैं। ये हीमोग्लोबिन डिफिशिएंसी क्रिएट हो रही है तो वहाँ पर हम अगर A1 देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। अगर यही ऑक्सीजन डेफिशिएंसी अगर टिश्यूज़ के अंदर पाई जा रही है, रिलीज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम A3 यूज़ करते हैं। 3 स्टेप का है। रेड ब्लड सेल्स P1 में आता है, ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन बाउंडेज टू हीमोग्लोबिन A1 और ऑक्सीजन रिलीज टू टिश्यू सेल्स A3। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाँ, अभी दे सकते हैं क्योंकि अभी क्या हो रहा है, रिस्पायरेटरी कंजेशन हो रहा है और जो प्लूरल है वो इन्फ्लेमेट करने की वजह से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा, कंजेशन हो रहा है, तो यहाँ पर P1 देना मस्ट है। अभी के पेशेंट में, कोविड के पेशेंट में P1 देना मस्ट है। P1 और A1 A3 देना भी मस्ट है क्योंकि P1 और A1, P1 जो है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स से प्रोवाइड करेगा, A1 जो है अच्छा स्ट्रॉन्ग डोज में दिया जाएगा। यहाँ पे P1 जहाँ पर अगर जैसे कि हाँ, अगर D5 लेते हैं तो 10 to 20 ड्रॉप लेते हैं। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक है, सेंसिटिविटी को देखते हुए हम D3 का डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं 1 to 2 ड्रॉप करके। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो D3 की डायरेक्ट 1 ड्रॉप भी दी जा सकती है और उसको मॉनिटर किया जाए कि उसे अब क्या महसूस हो रहा है। नहीं समझ रहे हैं? और अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक है तब फिर हम D5 में, और इनिशियल कंडीशन जैसे एक्यूट कहते हैं, अभी किसी को ऑक्सीजन डिफिशिएंसी एकदम से बैठे बैठे होने लगी तो वहाँ पे D3 हम D3 डायरेक्ट दे सकते हैं, 1 to 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप दे सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट्स 4-5 दिन से सर्वाइव कर रहा है और उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज कर चुकी है तो D5 की 5 से 10 ड्रॉप, 10 से 20, 20 से 30 ड्रॉप, यहाँ तक कि 100 ड्रॉप्स भी एट ए टाइम हम दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर? और यहाँ पर अच्छा, अब क्योंकि हम रिस्पायरेटरी कंजेशन को हमने ओपन किया है तो इसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन बाउंस टू द हीमोग्लोबिन को भी करना है, तो इसके लिए A1 भी हम स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में देंगे। अगर इस लंग्स के से जो है ऑक्सीजन तो मिल गई, अगर बाउंडेशन प्रॉपर बाउंड नहीं बन रहा है तो बाउंड्स को बनाने के लिए हमें A1 को भी देना ज़रूरी है। और जब A1 से बाउंड्स जो कैरियर का काम करते हैं, ढोने का काम करते हैं, ले जाने का काम करते हैं, अगर ये प्रॉपर हो रहा है तो ऑक्सीजन जो टिश्यू से वो रिलीज नहीं हो रही है, जिसकी वजह से एक्सटेंशन हो रहा, पेशेंट बैलेंस नहीं आ पा रहा। तो एक फार्मूले में हम P1 A1 एक साथ कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग डोज में, सेकेंड फार्मूले में A3 हम कर सकते हैं। क्लियर? है क्या क्या P1 और A1 एक साथ कर दें, A3 अलग से कर दें। P ग्रुप की अगर मेडिसिन आप दे रहे हैं, रिस्पायरेटरी कंजेशन है, तो आप अगर चेस्ट में पेन हो रहा है तो चेस्ट में पेन हो रहा है आप क्या करेंगे, C2 देंगे या C5 देंगे P1 के साथ साथ। तो P1 C5 या C2 आप दिया, आपने इसके साथ A1 भी ऐड कर दिया, तो ये एक अलग ट्रीटमेंट हो गया। और इस ट्रीटमेंट के साथ साथ अब आप सेकंड जो दे रहे हैं उसमें S1 A3 और S1 A3 F1 करते हैं। F1 में क्या होगा, फीवर आ जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज डिफिशिएंसी की वजह से वहाँ पे भी डिहाइड्रेशन हो रहा, तो डिहाइड्रेशन वहाँ कंट्रोल हो जाएगा। और S1 जो है इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करेगा, A3 के साथ मिलकर के टिश्यूज से रिलीज ऑक्सीजन को रिलीज कराएगा। क्लियर हो गया? P1 C2 या C5 और A1
या C5, जी हाँ ऑब्लिक कर दें C5 A1। ये स्ट्रॉन्ग देना है। अगर रिस्पायरेटरी कंजेशन है जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है तो इसे स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन में देना है, स्ट्रॉन्ग डोज में देना है। चाहे आप D5 का स्ट्रॉन्ग डोज दें या D3 का देते हैं। D5 में 10 to 20 30 D5 का, हाँ जी हाँ ठीक। अच्छा, अगर चेस्ट पेन किसी को हो रहा है, जैसे डीप ब्रीथिंग में सांस अगर खींच के नहीं ली जा पा रही है, तो उसके लिए S2 C2 P2 A2, S2 C2 P2 A2 जी। ये एक फार्मूला है, बहुत सॉलिड फार्मूला है। हमारे पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट दिखा है। ज़्यादातर पेशेंट जब वो कहते हैं स्टर्नम चेस्ट पेन हो रहा, खींच के सांस लेना पड़ता है, सांस प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं और कंजेशन महसूस हो रहा है, तो S2 C2 P2 A2 सारे A2 एक साथ हो गए और सारे 2 एक साथ हो गए और फिर यहाँ पे G भी हो गया। नोट कर लिया? ये चेस्ट पेन के लिए। यहाँ पे देखें हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, आयरन अल्फा चैन, हेमोग्लोबिन बी चैन, अल्फा चैन, हेलिकल शेप ऑफ द पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स बी चैन, रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर हेम ग्रुप बी चैन ग्रीन कलर में है, अल्फा चैन हेलिकल शेप ऑफ द पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स वायलेट कलर है, जबकि पिंक कलर में बी चैन्स है, बीटा चैन्स है, अल्फा चैन सिंपल ऑरेंजिश कलर है और आयरन यूनिट यहाँ पर ब्लू कलर एंड रेड कलर इंडिकेट कर हेमोग्लोबिन द हाँ जी जी हाँ। ये उस टाइप की चेस्ट पेन है जैसे कि सांस डीप लेते हैं, सांस तो इजी ले पा रहे हैं लेकिन और क्रिपिंग साउंड महसूस हो रहा है, जैसे कि चेस्ट में कुछ रबिंग हो रही है और डीप सांस जब इनहेल करते हैं तो लगता है कि कोई चीज़ अंदर से खींच रही है और चेस्ट पेन हो रही है, तो उस कंडीशन में S2 C2 P2 आ जाएगा। जी जी हाँ, सांस में आवाज़ आ रही है और आवाज़ भी ना आ रही हो। कई बार ऐसा होता है जैसे कि कई बार नहा करके या पानी में भीग करके लोग पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, चेस्ट पेन आने लगती है और सिर्फ सांस लेने में दिक्कत होती है, चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी कंडीशन में S2 C2 P2 बहुत अच्छा रिजल्ट। और ये जो हमने S1 वाला जो फार्मूला बताया है, जब ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो रही है जैसे कोविड के केसेस में हो रहा है, वहाँ के लिए फार्मूला कोविड, हाँ S1 वाला S1 और P1 A1 एक हाँ जिससे पहले वाले में किए। हाँ ये याद है। यहाँ पे जैसे P1 के लिए हमने ये ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स के लिए हमने P1 को यूज़ किया और यहाँ पर हमने प्लस A1 ऑक्सीजन बॉन्ड्स फ्रॉम हीमोग्लोबिन यहाँ पे कैरियर के लिए यूज़ किया। इसमें हमने C5 हमने बताया होगा, C2 या C5। अभी फार्मूला क्या लिखा है? हाँ तो हाँ तो ये जो हुआ नहीं, एक मिनट फिर से फार्मूला बने क्योंकि यहाँ हमने लिखा नहीं है, इसलिए मैंने जो बोला है वो थोड़ा सा में नहीं आ रहा। हाँ बोलिए P1 प्लस A1। हाँ
हाँ ठीक है, ये हो गया जब रिस्पायरेटरी कंजेशन महसूस हो रहा तो उस कंडीशन में देना है। और वो कंडीशन जब अभी ऑक्सीजन डिफिशियंसी क्रिएट हो रही है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी क्रिएट हो रही है, P1, एक मिनट लिख देते हैं यहाँ पर जैसे आसानी हो। हाँ यहाँ पर हम इसको फार्मूले को ही चले बोले दें। यहाँ पर पहला आ रहा है, नहीं एक मिनट हम एंटर कर दे रहे हैं, P1 प्लस S1 प्लस C2 ऑब्लिक C5। हाँ A1 आगे लिख ले रहे हैं, आगे पीछे कर सकते हैं कहीं पे भी। हाँ हाँ, तो वो लास्ट में हमने बोला था आगे पीछे हो जा रहा है, तो यहाँ पर ये हम कर सकते हैं। अब क्योंकि कंजेशन है, ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स नहीं आ पा रही है, कंजेशन को रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, दो इलेक्ट्रिसिटी में से कोई एक इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। पहले WE कर लेते हैं। WE बहुत सॉफ्ट होगी, इसलिए हम WE को यहाँ पर ना ले करके हम सीधे यहाँ पर RE पहले ले लेते हैं जी। हाँ जी, तो वो ले सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा अगर चेस्ट पेन हो रही हो तो ले सकते हैं। एक मिनट हम लिख रहे हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे। अभी इसको सही कर देते हैं। देखिए यहाँ पे RE क्यों दे रहे हैं, RE जब इनिशियल कंडीशन में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी आती है, कंजेशन स्लाइट होता है, तो वहाँ कंजेशन रिमूव करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए ट्यूब्स को हम RE का यूज़ कर सकते हैं। और कंटिन्यू अगर ऑक्सीजन डिफिशियंसी क्रिएट हो रही है तो B का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर। अभी ये पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे जैसे कि P1 हुए, P1 लंग्स के लिए हो गया। S1 जो है यहाँ पे एंटी एलर्जिक और एंटी न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स के लिए यूज़ कर लिया। C2 को कंजेशन ऑफ प्लूरल एंड कैविटीज़, और C5 का भी यहाँ पे है। अगर C2 और स्लाइट में यूज़ करते हैं, C5 बहुत ज़्यादा कंजेस्टिव कंडीशन में यूज़ किया जाता है जब पश फॉर्मेशन हो रहा हो। 72 आवर्स के बाद अगर पेशेंट्स आते हैं तो C5 का यूज़ करना मस्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें पश फॉर्मेशन होने लगता है। आपने भी देखा होगा, फर्स्ट डे जब कफिंग होती है तो एक वाइट फ्लैग्स आता है, सेकेंड डे में येलोइश होता है, थर्ड और फोर्थ डेज में ग्रीनिश कलर हो जाता है। तो जब ग्रीनिश कलर में चेंज होता है तो वो कंजेशनल बहुत ज़्यादा होता है और पश फार्मेशन की कंडीशन में होता है। तो पश फार्मेशन की कंडीशन में हो तो हम यहाँ पर G का भी यूज़ करते हैं, G का यूज़ करते हैं। एक मिनट, G को भी ऐड कर दें अलग अलग कंडीशन में। ये हो गया। अब देख लें यहाँ पर क्या है, कंजेशन है और वहाँ पर स्प्रेड करना है, मुझे फैलाना है किसी चीज़ को, कॉन्स्ट्रैक्ट हो रही है तो RE देंगे। ठीक है, फार्मूले के अंदर अगर कंटिन्यू सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी कंजेशन है, इन्फ्लामेशन है, तो ऐसी कंडीशन में PE दे देते हैं। जब ग्रीनिश या ब्लैकिश कफ प्रोड्यूस हो रहा हो
और 70 टू 74 आवर्स के बाद हम जी का यूज़ करते हैं। डब्ल्यू स्लाइटली इमीडिएटली हम यूज़ कर लेते हैं जब इनिशियल कंडीशन होती है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया या कोई डाउट है यहाँ पे, या कंफ्यूजन बना हुआ अभी कुछ? हाँ इनिशियली, हाँ जी हाँ। हम्म 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 ठीक, क्लियर हो गया? अब ये पूरा फार्मूला यहाँ पे आ गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका? जी हम्म क्लियर हो गया? ये चेंज हो गया है यहाँ पे, क्लियर देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ, और ये हमारा एवन पूरा इसी पे बेस पे होता है, काम करता है। अब अगर हम देखने जाएं तो अल्फ़ा चेन्स में काम करने के लिए यहाँ पर S1 काम कर रहा है। आयरन क्योंकि ये बॉडी के अंदर सप्लीमेंट ऑलरेडी है, S1 इसे रिसेप्टर्स तक पहुँचाने का भी काम कर रहा है। हेम ग्रुप बी चेन्स पे भी जो है यहाँ पर S1 ही काम कर रहा है, और अल्फ़ा चेन हेलिकल शेप ऑफ द पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स पे भी S1 का ही फंक्शन है। रीज़न क्या है कि ये इनके स्ट्रक्चर्स को इनके अकॉर्डिंग्स न्यूट्रिशन सप्लाई करना, इनके स्ट्रक्चर्स में जो रिसेप्टर्स हैं उनको ओपन करना, उनको मेंटेन करना, और बी चेन्स का जो है सही शेप में प्रोड्यूस कराना। ये S1 ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को जनरेट करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि EH की जब भी मेडिसिन दी जाती है, हीमोग्लोबिन अगर किसी के अंदर कम हो रहा, एनीमिया का केस है, S1 ज़रूर दी जाती है, S1 से एनीमिया। हाँ, अगर S1 से किसी को दिक्कत हो रही है तो फिर S2 दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर भी हम एक थोड़ा सा एंट्री कर ही देते हैं, थोड़ा सही दिखेगा। यहाँ पर हम अल्टरनेट इस जगह पे पूरा फार्मूला यहाँ पे हम देते हैं, तो यहाँ पर हम लेते हैं S1 ऑब्लिक S2।
कुछ लोगों में कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर S1 S2 का इफेक्ट तो दिखा दिया गया, जबकि ब्लड्स के अंदर A1 का काम होता है। तो यहाँ पर A1 भी ऐड की जा रही है। S1 और S2 प्रोड्यूस जो आयरन रिसेप्टर्स हैं उन्हें कैरी करने का काम हो रहा है यहाँ पर। S1 इनका जो हीमोग्लोबिन मालिक्यूल्स हैं इनके अंदर जो है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की जो कमी है उसे प्रोवाइड कर रही है। और ये हो गई इसकी टोटल स्ट्रक्चरल मेडिसिन। क्लियर हो गया? S1 और S2 आपने देखा होगा S4 के अंदर, शायद S4 के अंदर S1 S2 ही, S1 और A1 ही शायद दिए गए, या S5 के अंदर, सॉरी S4 है, उसके बाद S6 है, S6 के अंदर शायद ये चीज़ नहीं है, क्योंकि कम्बिनेशन मेडिसिन हम कम स्टडी करते हैं, कम देते हैं, इसलिए मुझे याद नहीं रहती। अपना फार्मूला खुद का बनता रहता है, इसलिए वहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता। तो ये दो मेडिसिन की अल्टरनेट हम दे सकते हैं। आपने देखा भी होगा बुक्स के अंदर कहीं पर S1 और A1 दी गई है, कहीं पे S2 और A1 दी गई है, कहीं S1 और A3 भी एनीमिया के केसेस में दी गई है। तो यहाँ पर S1 और A3 दी गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम A3 को भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, चाहे S2 A1 कर लें, या S1 A1 कर लें, S1 A3 कर लें, या S2 A3 कर लें। सिंपल एनीमिया के केसेस में हम ये दोनों चीज़ अल्टरनेट में से कोई एक दोनों में से सिलेक्शन करके दे सकते हैं। ये आप यहाँ से चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आप जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर ज़रूर डाल दिया करें। जो लोग नहीं आ रहे कम से कम उन्हें तो ये फार्मूला मिल जाए, वरना फिर वो तलाशते रह जाएंगे। और बात हुई हमारी तो उनका ये टाइम शूट नहीं कर रहा, इस वजह से वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। और हमारा रात का टाइम शूट नहीं कर रहा है, क्योंकि उस वक्त बहुत लंबी नमाज़ें होती हैं, रोज़ा खोल करके फ़ौरन नमाज़ पढ़ने खड़ा होना होता है, 10 साढ़े 10 11 बज जाता है नमाज़ पढ़ते हुए। तो इसलिए तो रात का टाइम हमें नहीं एडजस्ट हो पा रहा है। बस अब 15-20 दिन की और है, जो रमज़ान के बाद 3 दिन, ईद के अंदर 3 दिन बंद रखेंगे, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे पुराने टाइम पे क्लासेस को। ये और लोग नहीं आ पा रहे हैं ना। कल हमने फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा ये कि सर ये टाइम ऐसा है कि हम लोग कहीं ना कहीं बिज़ी होते हैं और इसी वजह से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। तो ठीक है, क्लासेस चल रहे हैं, वीडियो भी उनको पहुँच रही है, लेकिन इसकी आप शॉर्ट खींच करके और जब डालते रहेंगे तो उनकी भी हेल्प हो जाती रहेगी, ठीक है। और हम भी भूल जाते हैं वो बनाने में, क्योंकि हमें पूरा प्रोसेस करना पड़ता है कंप्यूटर से, तो वो अभी टाइम ना रहने की वजह से इसलिए प्रोसेस हम कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए फेसबुक पे कहीं पे भी हम अपना ये फार्मूला जैसे पहले देते थे कंटिन्यू हर हफ्ते कुछ ना कुछ आता रहता, अभी बंद कर रखा है। हेमोग्लोबिन द ऑक्सीजन कैरी, यहाँ पे क्या है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी, पिगमेंट एंड प्रीडोमिनेट प्रोटीन इन द रेड, डोमिनेट प्रोटीन इन द रेड ब्लड सेल्स। अब यहाँ पे प्रोटीन जो इन द रेड, जो प्रोटीन रेड में है, S1 कहाँ काम करती है, कुछ आइडिया है? S1 प्रोटीन पे काम करती है जी, रिसेप्टर से काम करती है, प्रोटीन पे भी काम करती है। जो हमारा जो अभी जो कोविड का टेस्ट कराते हैं, या फिर कोई भी जैसे ये एंटी एलर्जिक या एंटीवायरस टेस्ट कराते हैं, उसमें सेल्स के अंदर प्रोटीन्स पे हमारे S1 का काम होता है, जो स्ट्रॉन्ग प्रोटीन प्रोड्यूस करके हमारे वायरस से प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पर हम हाँ जी हाँ, स्ट्रॉन्ग S1 का स्ट्रॉन्ग डोज में, S1 का स्ट्रॉन्ग डोज में नहीं, S5 नहीं काम करेगी, लेकिन वो दूसरे वे में काम करेगी। S1 जो है हमारा जो इम्यून सिस्टम इंक्रीज करने का काम है, इम्यून सिस्टम ब्रेक हो रहा है ना, इसलिए CRP टेस्ट पॉजिटिव आ रहा, बढ़ रहा, इंक्रीज कर रहा है। तो
हम जब इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करना है तो मुझे S1 का ही यूज़ करना है। S1 से ही हम इम्प्रूव करते हैं इम्यून सिस्टम को। हाँ हाँ, वो जो हाँ लिवर सेटिस्फाई हुआ, लेकिन ये हमारा इम्यून सिस्टम प्रोटीन है। ये इम्यून सिस्टम प्रोटीन जो ब्लड सेल्स टिश्यूज़ के अंदर पाया जाता है, इंटरनल सेल्स के अंदर पाया जाता है, और ये सेल्स के न्यूट्रिशंस को स्ट्रॉन्ग करती है S1। किसी भी सेल्स के अंदर का जो फंक्शन मेंटेन करती है वो यहाँ पे S1, लीवर के ऊपर S5 काम कर रही है वहाँ प्रोटीन पे। और इंटरनल, अभी इसका स्ट्रक्चर हम बाद में खोलेंगे, उसका भी प्रोग्राम तैयार कर रखा है किस तरीके से इंटरनल मेडिसिन S5 S1 काम करती है किन किन सेक्शन पे। तो यहाँ पर हमें जब इम्यून सिस्टम इंक्रीज, हाँ तो S1 स्ट्रॉन्ग डोज में यूज़ करें बस, और कुछ नहीं इसमें करना है। S1 को स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन में यूज़ करें। हमारे पेशेंट का CRP 111 आया था। यहाँ पर हमने S1 सिर्फ 1 वीक चला करके 1 वीक में 35 आया। उसके बाद सेकेंड वीक एवरी वीक उसका टेस्ट 4 डेज पे टेस्ट होता था। तो टेस्ट होते होते 12 डेज के अंदर टोटल नॉर्मल हो गया, 6 पे आ गया। पहला जब हमने चेक किया था लूज मोशन डायरिया हो रहा था, CRP टेस्ट वहाँ पर 111 था। 24 घंटे के बाद वो 75 पे हो गया। S1 कंटिन्यू चल रहा था, बंद नहीं किया गया था। ठीक है, तो S1 को देते हैं, और S1 हम एस D5 में हमने 5 ड्रॉप में दिया था पेशेंट को। जो हमने दिया था 5 ड्रॉप में दिया था। तो रिपोर्ट तो बाद में करवाई गई थी, और रिपोर्ट जब जिस वक्त दिया गया था उसी वक्त तक की गई थी, तो 111 था। जब 72 आवर्स के बाद नहीं सॉरी, जब 24 आवर्स के बाद जब दोबारा उसे हॉस्पिटल में रिपोर्ट की गई तो वो 75 पे आ गया। फिर जब फिर 24 आवर्स के बाद जब उसे छुट्टी देना हुआ 72 आवर्स के बाद, 24 आवर्स के बाद 72 आवर्स पे, तो उसका 35 पे हॉस्पिटल से उसकी छुट्टी हो गई पेशेंट्स की। तो कंटिन्यू EH की मेडिसिन चल रही थी, आज भी EH की मेडिसिन उसकी चलाई जा रही है, क्योंकि पेशेंट जो है 75 ईयर्स ओल्ड है, और क्योंकि इन्फेक्शन चारों तरफ से फैला हुआ, और S1 से उसके पैप्टिक अल्सर भी था, उसे 2 महीने पहले भी एडमिट किया जा सकता था, और उसमें भी डाउट था कि इसे कोविड ना हो। तो उस कंडीशन में S1 उसे लॉस ऑफ एपेटाइट्स भी था, तो वहाँ पर लॉस ऑफ मील्स भी था। तो यहाँ पे S1 मील्स के लिए, इंक्रीज ऑफ मील्स के लिए भी हम दे रहे हैं। तो कंटिन्यू ये S1 चल रही है। पेशेंट जिसमें CRP टेस्ट पॉजिटिव आ रहा तो उसे S1 ज़रूर स्ट्रॉन्ग है, S1 से ही हम जीत पाएंगे। अदर फिर जैसे कि कॉम्प्लिकेशंस हैं, और रिस्पायरेटरी कंजेशन, जैसे थ्रोट कंजेशन है, तो S1 के साथ S1 स्ट्रॉन्ग में दें, C13 कर लें। पेक्टोरल है, कफ बन रहा है, तो पेक्टोरल ग्रुप की मेडिसिन ले लें। एंजाइटो ग्रुप में क्योंकि ऑक्सीजन डिफिशिएंसी क्रिएट होने लगती है, तो A1 हम साथ में स्टार्ट करते हैं, और C13 तो ऑलरेडी दे रहे हैं। टेम्परेचर के लिए F1 ऐड करते हैं। और बैक्टीरिया, क्योंकि जब वायरस अटैक होता है तो वायरस से डायरेक्ट अटैक नहीं करता है, वहाँ पे सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है और कंजेशन पैदा करता है। कंजेशन में फिर बैक्टीरिया इन्फेक्शन डेवलप होता है, और बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो होता है वो अदर कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करता है, और वायरस जो है अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा करके इम्यून को लॉक करता है। तो हमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है तो S1 से स्ट्रॉन्ग करना है। बैक्टीरिया को अगर कंट्रोल करना है वर्वन से कंट्रोल करना है। क्लियर हो गया? और इसके, हाँ, तो इस तरीके से जो S1 तो आपको देते ही देते रहे, लेकिन हाँ हाँ हम्म 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 हम्म। तो आप पी को पी नहीं, तो आप अगर पी से कब बढ़ रहा है तो पी को अब डाइल्यूशन में कर दीजिए ना, और डाइल्यूट करके दें, कम डोज में दें।
कफिंग तो खांसी के, देखिए खांसी जो उसको कफिंग जो हो रही है वो स्पाज्म की वजह से, स्पाज्म को कंट्रोल करना जरूरी है। स्पाज्म दो तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, या तो डब्ल्यू से, डब्ल्यू दे, या तो बी दे, बी या डब्ल्यू, दो में से किसी एक को आपको चूज करना होगा। समझ गया? तो कफिंग जो है, जो खांसी आ रही है जो गले में ड्राइनेस होने की वजह से, तो ड्राइनेस को रिमूव करने के लिए हम बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आर ई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बी ग्रुप को हम जब भी किसी कंडीशन में देंगे, अगर हम लाइटर में भी देंगे तो काम अच्छा ही करेगी। अगर कफिंग बढ़ रही है, कफिंग इस कंडीशन में बढ़ सकती है, हो सकता है पेशेंट्स के ड्राइनेस पैदा हो रही है, या फिर फ्लैग उसको बहुत तेजी, जब भी कोई मेडिसिन पॉजिटिव डोज पे पड़ेगी तो वो कफ वहाँ पे जो इरिटेशन है उसको जल्दी रिमूव करने की कोशिश करेगी। और कफ एक सिम्टम्स है, एक सिस्टम है कि इरिटेशन और कफ को दूर करने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में फ्लैग जब जरा सा भी अगर वहाँ पर स्प्रे भी प्रोड्यूस होगा, जैसे वेपर भी बनेगा, वेपर बनने की कंडीशन में कफिंग बढ़ जाती है, क्योंकि एक ड्राई है थ्रोट, और वहाँ पर जो नेजल फैरिंग्स के जरिए जो हम सांस ले रहे हैं, वो सांस के जरिए वहाँ पे कफ वो इस फॉग फॉग रिलीज हो रहा है, उस फॉग के जरिए जो वहाँ पे स्प्रे पैदा हो रहा है उसके वजह से कफिंग पैदा हो रही है, वहाँ पे खांसी हो रही है। तो इसके लिए आप F1 ही ऐड करिए सर, F1 भी ऐड करें। और अगर फिर भी हो रही है तो इसे गर्म पानी में दें, हॉट वाटर में दें, ठीक है? डायरेक्ट मत देके गर्म पानी में दें, तो उसकी वजह से गर्म पानी की वजह से वहाँ पे सिकाई होगी, जो सिकाई भी हो जाएगी, और वहाँ पे इरिटेशन भी वो दूर हो जाएगा। इरिटेशन की वजह से कफ प्रोड्यूस होता है, कफ मीन्स कफिंग शुरू हो जाती है। और फ्लैग से तो जब वहाँ पे कंजेशन फ्लैग क्या कहते हैं, म्यूकस, हाँ बोलिए जी, कहिए। हाँ, कट कट क्या रही है आवाज़? कट कट क्या आवाज़ आती है? देखिए आप अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हाँ, नेबुलाइजेशन आप कर सकते हैं, नेबुलाइजेशन कर सकते हैं जी। उसके अंदर भी हम्म, हेलो, अभी शायद आपके वहाँ नेटवर्क सही नहीं है जिसके पास क्लियर नहीं हो पा रही है। नेबुलाइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं हम ऑक्सीजन डिफिशिएंसी में, क्योंकि नेबुलाइजेशन से हॉट एयर की वजह से भी जो है वहाँ पे डायलेट होता है, ब्रोंकस डायलेट हो जाता है, कंजेशन ब्रोंकस कंजेशन की वजह से भी और ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम्स होगी, और इरिटेशंस की वजह से भी सांस लेने में दिक्कत होगी। तो नेबुलाइजेशन अगर लेते हैं तो बेटर है, अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू, बेहतर रहेगा, बढ़िया रहेगा। नेबुलाइज़र में डाल करके और नेबुलाइज कर लें, ठीक है, स्टीम ले लें। और ऐसा ही है कि अभी जो ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो रही है पूरी मार्केट में, हर तरह की ऑक्सीजन डिफिशिएंसी, नेबुलाइजर से भी हम ऑक्सीजन की कंप्लीट कर सकते हैं। क्या करें? बहुत आवाज़ कट रही है। तो नेबुलाइजेशन से भी जो है हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स, हाँ उनकी नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हाँ, अब बस ये रेड जो स्लाइड है इसको कंप्लीट करके हम भी क्लोज करते रहेंगे, क्योंकि नमाज़ पढ़ना बाकी है और नेटवर्क भी डिस्टर्ब हो रहा है। हेमोग्लोबिन फॉर्म्स एंड अनस्टेबल रिवर्सेबल बाउंड
reversible bond with oxygen. In the oxygenated state, it is called oxyhemoglobin and it is bright red. In the reduced state, it is called deoxyhemoglobin and is purple blue. जैसे कभी कभी देखते हैं कि ब्लड कुछ पर्पल ब्लू कलर में आ रहा है, प्रॉपर रेड नहीं है, तो इसके मतलब है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर। इसको हम दोबारा फिर से लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा फ्रेश माइंड से और एक्सप्लेन करने के लिए मुझे चीज़ दिख रही है। इसे नेक्स्ट टाइम हम दोबारा रिपीट कर लेंगे इस चीज़ को यहाँ से। ओके, तो फिर अब यहाँ एक जी हाँ, जी जी, इसी को करें।